स्वागत है साथियों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल प्रोफेसर की क्लास में। साथियों आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो है संप्रभुता। यहाँ से पीजीटी और टीजीटी में हर बार 3 से 4 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक संप्रभुता पे पूछ लेगा, दूसरा बहुलवाद पे पूछ लेगा और तीसरा क्वेश्चन आलोचनात्मक हो सकता है। तो 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आते हैं, इसको आज हम करेंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खासतौर पे टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे 50 क्वेश्चन हम लेके आए हैं और साथ में आपको जहाँ आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे आपको थ्योरी भी समझाई जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेके अंत तक बने रहना। आप लोगों को जो है 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों के सही बनने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। आप लोगों में से जो भी आप लोग क्विज़ का अगर लिंक चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको इस क्विज़ का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे भी इसको दोबारा कर सकते हैं। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। शुरू करते हैं साथियों। क्वेश्चंस नंबर 1, यहाँ पे टाइमिंग भी आ रही है, 1 घंटे के अंतर्गत करने के लिए करना है हम लोगों को। देखते हैं हम कितना कर पाते हैं, क्योंकि समझाना है तो चूँकि टाइम तो हो सकता है कम पड़ जाए। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी विधि राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? तो इसमें एक आम विधि है, संवैधानिक विधि है, साधारण विधि, लोक विधि। तो ये जो संवैधानिक विधि होती है ये किसी जो है आपका राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है। क्या? मौलिक विधि, ठीक है ना। तो हमारा जो संविधान में जो जिस चीज़ का वर्णन है वही जो है हमारी राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है। तो आप इसका ध्यान रखिएगा कि आम विधि, साधारण विधि, लोक विधि, इनका कोई महत्व नहीं है। जब भी आपसे पूछेगा राष्ट्र की मौलिक विधि कौन सी है, तो संवैधानिक विधि जो होती है वो राष्ट्र की मौलिक विधि होती है। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। तो संप्रभुता में इच्छा की बात करता है आपका रूसो, ठीक है। तो रूसो जो है वो क्या कहता है कि शक्ति का स्थानांतरण तो हो सकता है, मतलब शक्ति तो आप किसी को दे सकते हो लेकिन अपनी इच्छा जो है ना उसको नहीं दे सकते। वो क्या होती है, संप्रभु, वही क्या होता है, इच्छा का जो संप्रभु होती है, ठीक है। तो आप अपनी इच्छा को नहीं दे सकते किसी को, आप अपनी शक्ति, पावर्स को, अपनी ताकत को दे सकते हो कुछ समय के लिए किसी को, लेकिन इच्छा का स्थानांतरण नहीं होता है, ऐसा कहते हैं आपके रूसो। और रूसो जो है वो आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछेगा कि आपका लोकप्रिय संप्रभुता, तो ये भी जो है इसका भी नाम रूसो से जुड़ा हुआ है ना। तो आप ये बात याद रखेंगे, हालांकि ये क्वेश्चंस अभी थोड़ी देर में आएगा ज़रूर, लेकिन ये जो है आप याद रखिएगा, ठीक है ना। लोकप्रिय संप्रभुता का संबंध किससे है, तो वो है रूसो से। राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है कहलाता है ना। तो राज्य के पास जो अंतिम सत्ता जारी करने की होती है उसे कहते हैं विधिक संप्रभुता कहते हैं। किसका कहते हैं साथियों? विधिक संप्रभुता कहते हैं राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति होती है। तो वैधानिक मतलब जो विधान के अंतर्गत लिखा हुआ है, तो वो क्या होगी, वो विधिक संप्रभुता कहलाएगी। किसने कहा कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं होती है? तो ये है मिस्टर लॉक हैं, उन्होंने ये उनकी कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ये क्वेश्चंस में कई बार एग्जाम में आई हुई है कि जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं होता। कहने का आशय ये है कि जब कानून नहीं होगा, है ना, कोई नियम नहीं होगा या कोई विधि नहीं होगी, तो जो मर्जी जिसका मन करेगा वो जो मर्जी करेगा, ठीक है ना, अपनी मन मर्जी करेगा। तो इस समय से ऐसे में क्या होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी के अधिकारों का हनन कर लेगा, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी संपत्ति ले सकता है, उसकी स्वतंत्रता वगैरह ये सब ले सकता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में कहते हैं, लोक महोदय कहते हैं कि भाई जहाँ आपकी विधि नहीं होती या कानून नहीं होता वहाँ क्या होता है, स्वतंत्रता भी नहीं होती है। तो आप ये बात अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है और आई भी हुई है कई बार। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के लिए सामान्य नियम है जिन्हें संप्रभु संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? ठीक है। तो ये जो कोटेशन है ये किसे, ये मिस्टर
हॉलैंड है। कौन है? मिस्टर हॉलैंड है। ठीक है ना, तो आप सब याद रखेंगे ये कानूनी आपका विधि या कानूनी उपागम के समर्थक हैं ऑस्टिन डाइसी हॉलैंड। ठीक है ना, तो कानून बाह्य कार्यों के लिए। ठीक है ना, तो ये कौन है? ये हॉलैंड है। तो आप याद रखिएगा कि हॉलैंड कहाँ है? हिंदुस्तान से बाहर है। ठीक है, तो इस वजह से याद रखिएगा। तो बाह्य बाहर है तो बाह्य कार्यों के लिए सामान्य नियम है जिन्हें संप्रभु संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। तो ये कौन कहते हैं? मिस्टर हॉलैंड कहते हैं। हो सकता है कि भाई जब एग्जामिनर बनाए तो ये ऑस्टिन और डाइसी ये ना हो। ठीक है ना, ये ऑप्शंस ना हो, कोई और ऑप्शंस दे। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कानूनी उपागम से संबंधित कौन कौन है। तो ऑस्टिन डाइसी हॉलैंड और आपका हॉब्स, ये जो है कहीं ना कहीं कानून की बात करते हैं। ठीक है, नियमों की बात करते हैं। तो आपको यहाँ से अगर ये होगा तो फिर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा। हॉलैंड, ठीक है ना, हॉलैंड का है, हिंदुस्तान से बाहर है। तो आप क्या है? बाह्य कार्यों के लिए, इससे याद रखिए, बाह्य कार्यों के लिए। ठीक है, ठीक है ना, तो बाह्य कार्यों के लिए और ये हॉलैंड क्या है? ये बाहर है। ठीक है, तो इससे आप याद रखिएगा हॉलैंड। कानून संप्रभु का एक आदेश है। तो ये कथन किसका है कि कानून संप्रभु का एक आदेश है? तो ये मिस्टर जो है ऑस्टिन जो है ये कहते हैं कि कानून संप्रभु का एक आदेश है। मतलब जो सर्वोच्च पावर में है वो क्या करता है? वो आदेश देता है। वो आदेश देता है और बाकी सभी लोगों को उसको मानना पड़ता है। तो संप्रभु कुछ नहीं है। अगर कोई आदेश दे रहा है, उसका आदेश नहीं माना जा रहा है, तो फिर वो संप्रभु नहीं है, वो सुप्रीम नहीं है, उसके पास पावर्स नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है। ठीक है ना, तो आप इससे याद रखिए कि कानून संप्रभु का आदेश है। संप्रभु जो कह देगा वही कानून है। ठीक है, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? ठीक है ना, तो कानून का सर्वाधिक जो स्वीकृत सिद्धांत है वो है आदेशात्मक सिद्धांत है। ठीक है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? ऐतिहासिक सिद्धांत कुछ होता नहीं है, प्राकृतिक सिद्धांत और समाजशास्त्रीय सिद्धांत ये भी नहीं होते हैं। ठीक है ना, कानून का प्राकृतिक सिद्धांत नहीं, आदेशात्मक, मतलब जो आदेश जो दिए जाते हैं ऊपर सर्वोच्च पावर से। ठीक है ना, जो संप्रभु जो आदेश देता है ना वही कानून होता है। और उसी को ही क्या कहा जाता है? कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत, जिसे स्वीकार किया जाता है। निम्न में कौन सा तत्व राज्य के अन्य समुदायों से अलग करता है? ठीक है ना, तो अब ऐसा कौन सा तत्व है जो राज्य को अन्य समुदाय? जनसंख्या, ये हर एक समुदाय में पाया जाएगा। ठीक है ना, कोई भी समुदाय हो उसमें पाया जाएगा। प्रशासन भी होगा, हर एक समुदाय में प्रशासन होता है। क्षेत्रफल भी होगा, इट्स मीन कि उसके पास अपनी प्रॉपर्टीज होंगी या कुछ निश्चित एरिया के अंतर्गत वो काम करता होगा। लेकिन जो संप्रभुता होती है ना, ये सिर्फ राज्य के पास होती है, हर एक समुदाय के पास, किसी भी समुदाय के पास नहीं होती। ठीक है ना, तो ये संप्रभुता वाला जो तत्व है ना, ये क्या करता है? ये आपके अलग कर देता है। ठीक है ना, अगर वो यही आपसे पूछ ले कि राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? ठीक है, राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? के आवश्यक तत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है वो संप्रभुता है। संप्रभुता है। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल या निश्चित सीमा। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है सरकार। ठीक है, और चौथा होता है जनसंख्या। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये तो आपको किसी भी समुदाय में मिल जाएंगी। ठीक है ना, किसी भी समुदाय में मिल जाएंगी। कोई अगर मान लो जैसे कोई संगठन है, ठीक है ना, विश्व हिंदू परिषद है, ठीक है ना, विश्व हिंदू परिषद है, तो इसके पास एक निश्चित क्षेत्रफल होगा कि जहाँ पे इसने अपना बना रखा होगा संगठन। ठीक है, इसके पास प्रशासन चलाने के लिए एक सरकार होगा या प्रशासन होगा। ठीक है ना, या प्रशासन होगा। ठीक है, और इसके पास निश्चित जनसंख्या भी, ये तीनों चीज़ मिल जाएगी। लेकिन इसके पास संप्रभुता नहीं मिलेगी, संप्रभुता नहीं मिलेगी। ये क्या है? ये राज्य का सबसे आवश्यक तत्व है। तो ये बात आप लोग बड़े ध्यान से याद रखिएगा। टाइम कम है इसलिए मैं फटाफट समझाता हुआ चल रहा हूँ। भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या संविधान में? भाई वैसे तो देखा जाए तो संविधान भी अपने आप में सर्वोपरि होता है। ठीक है, उसके बाद सरकार, भाई सरकार क्या करती है कि हमें आदेश देती है, हम नियम विधि बनाती है, कानून बनाती है। तो क्या सरकार में संप्रभुता है? राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक है और सारे कानून पे वो अपना परमिशन देता है। और आप कह सकते हो कि वीटो पावर्स भी उसके पास होती हैं, अध्यादेश जारी करने की भी ताकत उसके पास होती है, मंत्रिमंडल को भंग भी कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो अंतिम सत्ता है ना वो जनता के पास होती है। किसके पास होती है? अंतिम सत्ता जो होती है जनता के पास होती है। और जितने भी मंत्रिमंडल हैं
ठीक है, सरकार है, ये सब क्या है, जनता के लिए, जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। यहाँ तक कि इवन संविधान भी पब्लिक के कल्याण के लिए है। तो आप कह सकते हैं कि जो भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है, तो वो जनता के अंतर्गत करती है। संप्रभुता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया था, तो ये मिस्टर बोंदा थे जिन्होंने संप्रभुता की धारणा का निरूपण किया था। ये बात आप याद रखेंगे। वैध संप्रभु और निश्चित सत्ता, ये सत्ता है, ठीक है ना, ये सत्ता नहीं है, ये सत्ता है, ठीक है ना, निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप से व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो देवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों और जनमत की उपेक्षा कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग इसको देखिएगा। वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है, सत्ता नहीं है, सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो देवीय कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। तो मतलब वो क्या है कि ऐसी वैध शक्ति है जो जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप से व्यक्त करती है, देवीय कानून, नैतिक सिद्धांत और जनमत की उपेक्षा कर सकती है। तो ये जो डेफिनेशन है ये मिस्टर गार्नर ने दी है। आप इसको थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहते हैं। तो अब ये वाला एक जो है आपका ये डेफिनेशंस मिस्टर गिलक्राइस्ट की है, ठीक है ना। तो आप ये याद रखें, संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। तो ये गिलक्राइस्ट और डाइसी वगैरह ये जो है ये थोड़ा सा कानूनी उपागम के समर्थक हैं। तो आप ये याद रखिएगा, गिलक्राइस्ट जो है राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। अगला है वैधानिक संप्रभु के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता के प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है, तो ये जो है ये मिस्टर गेटल हैं, ठीक है ना। क्या है, गेटल। तो ये क्या कहते हैं, संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज। तो मतलब जो वैधानिक संप्रभु के पीछे जो राजनीतिक संप्रभु की जो खोज की जा रही है ना, वो क्या है कि संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है, ठीक है, और संप्रभुता के प्रभावों को सूची मात्र बना देती है। तो ये कथन जो है ये मिस्टर गेटल ने दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का निरूपण किसने किया है। तो ये मिस्टर जो हैं ग्रोशियस हैं, इन्होंने क्या है बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का निरूपण इन्होंने किया है अपने संप्रभुता संबंधी विचार के अंतर्गत। तो ये थोड़े से डेफिनेशंस वगैरह हैं, इनको 3-3, 4-4 बार आप पढ़ लीजिएगा, या कोई वर्ड इसके अंदर पर्टिकुलर कोई वर्ड आप चूज़ कर लीजिएगा, उससे इसकी पहचान कीजिएगा कि ये किसकी डेफिनेशंस है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप एक बार ढूंढ लेंगे कोई ऐसा वर्ड, है ना, तो आपको आसानी हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, अदरवाइज थोड़ा सा आपको दिक्कत हो जाएगी इसको याद करने में। अगर ज़्यादा रट्टा मारेंगे तो कुछ समय तक तो याद रहेगा, फिर उसके बाद रहेगा नहीं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कोई ऐसा वर्ड आप इसमें ढूंढ सकें और जिससे आप मैच कर सकें। संप्रभुता की आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया। तो ये जो आपका है, आपका ये मिस्टर बोंदा, ये बोंदी लिखा हुआ है लेकिन ये मिस्टर बोंदा हैं। इन्होंने ही क्या किया था कि आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। तो आधुनिक अवधारणा का प्रतिपादन मिस्टर बोंदा ने किया था। इनकी भी डेफिनेशन अभी आएगी थोड़ी देर में। निम्नलिखित में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या के लिए श्रेय जाता है, कि मतलब ऐसे कौन से विचारक हैं जिन्होंने की थी। तो सबसे पहले तो मिस्टर बोंदा हैं जिन्होंने आपकी व्याख्या की थी। मैकियावेली नहीं करता है, हालांकि मैकियावेली के उसमें आपको वर्णन मिलेगा, लेकिन शब्द का और इसकी व्याख्या संप्रभुता की नहीं है। ऑस्टिन ने जरूर किया है, तो ये वाला तो नहीं हो रहा है, ठीक है। मार्क्स जो है ये इससे संबंधित नहीं है, ये तो आपका साम्यवादी व्यवस्था। हीगल जो है द्वंद्वात्मक पद्धति से संबंधित हैं। हाब्स, रूसो और अरस्तु तो नहीं है, अरस्तु के टाइम में ये संप्रभुता की अवधारणा नहीं थी। अरस्तु के टाइम में रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का विचार जरूर दिया है, हॉब्स ने भी दिया है, लेकिन हम देखेंगे परफेक्ट जो मैच है ना वो यहाँ पे बोंदा ने दिया, ग्रोशियस ने दिया और ऑस्टिन ने दिया। तो ग्रोशियस ने क्या दिया था, ग्रोशियस ने बाह्य संप्रभुता का विचार दिया था, है ना, हम याद रखेंगे। ग्रोशियस ने बाह्य संप्रभुता का सिद्धांत दिया था और ऑस्टिन जो थे संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक थे
और बहुत बेजोड़ तरीके से इन्होंने अपनी इसका संप्रभुता की व्याख्या की है। निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास रखता है, तो ये कोई और नहीं मिस्टर हॉब्स हैं, जो क्या कहते हैं, इनकी पुस्तक का नाम है लेवियाथन। और इन्होंने जो था कि राजा को इतनी ज़्यादा पावर्स दे दी थी, इतनी ज़्यादा ताकत दे दी थी कि उसका राजा जो है वो निरंकुश हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है कि ये कहा जाता है कि इनकी जो संप्रभुता है वो क्या है, निरंकुश बनाती है राजा को। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर ले। जहाँ कॉन्सेप्ट आएंगे वहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे डेफिनेशंस होती हैं वहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है समझाने के लिए। हालांकि ऑस्टिन की जो डेफिनेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये मिस्टर हॉब्स हैं, हॉब्स की पुस्तक है लेवियाथन। ये आपसे कुछ पूछ लेगा लेवियाथन किसकी पुस्तक है, तो आप याद रखिएगा हॉब्स की पुस्तक है। ठीक है ना, हॉब्स की पुस्तक है। और इन्होंने क्या किया कि राजा को ना एक समझौता होता है, पब्लिक में जो होती है, जनता होती है, वो एक समझौता करती है, जिससे क्या होता है कि राजा का निर्माण होता है। ठीक है, राजा का निर्माण होता है, और ये राजा समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है ना, और ये समझौते के अंतर्गत शामिल भी नहीं है, तीसरा व्यक्ति है। ठीक है ना, तीसरा पक्ष है। ये इधर जनता मिलकर अपना समझौता करती है और राजा बनती है। और ये प्राकृतिक अवस्था जो होता है, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है, जो कैसी है कि लड़ाई झगड़े वाली है, आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, मार काट करते हैं, है ना, जान की सुरक्षा नहीं होती है ना, तो जीवन की सुरक्षा के लिए ये लोग समझौता करके राजा बना देते हैं और सारी पावर्स राजा को दे देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, ये निरंकुश हो जाता है, निरंकुश हो जाता है। तो इसी वजह से इसको निरंकुश संप्रभुता का सिद्धांत का प्रवर्तक कहा जाता है। आप लोग ये बात अच्छे से समझ गए होंगे। मैं छोटे में समझा रहा हूँ, कभी हॉब्स की क्लास लूँगा तो आप लोगों को बड़े अच्छे से डिटेल से इसके बारे में और चर्चा इसके ऊपर हम लोग करेंगे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि हॉब्स जो है वो राजतंत्र का, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। उसका मानना है कि भाई अगर राजा निरंकुश होगा ना, तभी तो वो पब्लिक को हैंडल कर पाएगा, है ना, क्योंकि मनुष्य जो होता है स्वभाव से झगड़ालू होता है, लालची होता है, अहंकारी होता है। तो इन सब के लिए तो फिर वैसे ही राजा चाहिए। लोक ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया है, निरंकुश संप्रभुता का? नहीं, निरंकुश संप्रभुता का समर्थन हॉब्स करता है, बिना किसी संप्रभुता वाले राज्य का नहीं। भाई अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी राज्य का तो आवश्यक तत्व संप्रभुता है, तो बिना संप्रभुता के भी भला कैसे पॉसिबल है। फिर उसके बाद सामान्य इच्छा की संप्रभुता। सामान्य इच्छा जो है या लोकप्रिय संप्रभुता जो है, ये किससे संबंधित है, ये रूसों से संबंधित है। तो इसने सीमित संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। क्या सीमित संप्रभुता का सिद्धांत दिया है इन्होंने, आपका लॉक ने। ठीक है ना, लॉक ने क्या बोलते हैं, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति, है ना, इन तीनों प्राकृतिक अधिकारों की इसने चर्चा की है। ठीक है ना, प्राकृतिक अधिकारों की इसने चर्चा की है। ठीक है, और इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए इसने क्या किया है, समझौते के तहत क्या कहता है, सरकार का निर्माण करता है। ठीक है ना, सरकार का निर्माण करता है, पहले समुदाय का करता है, फिर बाद में सरकार। दो समझौते करता है ये। ठीक है ना, दो समझौते करता है। तो पहला समझौते से तो क्या होता है, नागरिक समाज का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर यहाँ से होता है सरकार का दूसरा समझौता जो है। तो ये सरकार जो है, इसको सिर्फ जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करनी है। ठीक है, तो क्या है, ये सीमित संप्रभुता दे रहा है, सरकार को सीमित काम दे रहा है। तो क्या हो गया, ये सीमित संप्रभुता का समर्थक है। छोटे में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, स्टोरी तो बहुत बड़ी है लेकिन टाइम कम है, तो छोटे में समझाऊंगा। रूसों की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया भी हुआ है। तो ये राज्य की में कानून की श्रेष्ठता है। बिल्कुल भाई, जो सामान्य इच्छा है ना, लोगों की इच्छा है। अभी सामान्य इच्छा से तात्पर्य क्या है, एक बार इसको भी मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले बैटरी हो गई डाउन, तो 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा ताकि मैं लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा सकूँ। हाँ, तो मैं आ गया। ये
थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ सारी मेहनत हो जाएगी बेकार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको देखने के बाद यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सबको बहुत अच्छे से बना लेंगे और बनने भी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हम क्या चर्चा कर रहे थे? क्वेश्चन क्या था? हाँ, रूसो की समान इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो रूसो जो महोदय है ना, तो सामान्य इच्छा, अब ये क्या करते हैं कि भाई जो लोग होते हैं इन्होंने भी एक संविदावादी विचारक हैं, ठीक है ना, जैसे हॉब्स है, लॉक है, उसी तरह से रूसो भी संविदावादी विचारक हैं और ये भी समझौता करवाते हैं। समझौता, तो समझौतावादी या संविदावादी भी कह सकते हैं इनको, दोनों का मतलब एक ही, संविदा और समझौता, ठीक है ना। तो ये समझौता करते हैं और ये कहते हैं कि लोग आपस में समझौता करते हैं और वहाँ से क्या होता है कि सामान्य इच्छा, ठीक है ना, ऐसी इच्छा जो हर कोई जो होता है अपने ऊपर शासन करने की, ठीक है, तो एक ऐसी इच्छा जो सामान्य हो, ठीक है ना, क्या हो? सामान्य हो, सामान्य, ठीक है ना। अब कई सारे लोग आपस में मिलेंगे, बैठेंगे तो किसी एक इच्छा के ऊपर सहमत होंगे, ठीक है, और वो इच्छा ऐसी होगी जो कल्याणकारी होगी, जो सबके फायदे के लिए हो, समुदाय के लाभ के लिए हो। तो ऐसी ऐसी इच्छा की चर्चा करते हैं, सामान्य इच्छा। तो ये ऐसी बात इन्होंने की है आपका रूसो महोदय ने। तो इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब सामान्य इच्छा क्या होगी भाई? सामान्य इच्छा से ही तो कानून का निर्माण होगा, है ना। हम सब लोग ऐसी जो होगा कि हम लोगों की इच्छा है कि भाई ऐसे कानून बनाए जाए जिससे हम लोगों का लाभ हो, फायदा हो, भला हो, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा कि सामान्य इच्छा जो है कानून का निर्माण करती है। दूसरा कहता है यह सदैव जनहित में होगी। बिल्कुल भाई, ये जनहित में होगी, क्योंकि ये सामान्य इच्छा हम लोगों की तो इच्छा है, तो ये भला हमारे विरोध में कैसे हो सकती है, ठीक है, ये होगी। यह सदैव सही होती है, तो ये भी क्या बोलते हैं, ये भी कथन आपका सही है, लेकिन यह सबकी इच्छा नहीं हो सकती, ठीक है ना। हो सकता है कि कुछ लोगों की इच्छा अलग हो, लेकिन ये सबकी इच्छा नहीं हो सकती है। ये इसके बारे में ये कथन असत्य है। तो ये कानून में, ये राज्य में कानून की चेष्टा है, कानून का निर्माण होता है सामान्य इच्छा से। यह सदैव जनहित में होगी, बिल्कुल भाई, ये सबके फायदे के लिए होगी। ये सदैव सही होगी, ठीक है ना। तो क्या होगी? ये सदैव सही होगी भाई, कल्याणकारी है और कानून कानून एक प्रकार से कानून का निर्माण कर रही है, तो सही होगी। पर ये सबकी इच्छा नहीं हो सकती, कुछ हो सकता है कि कुछ लोग अलग मत रखते होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम है बहुत कम। निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जनरल विल की विशेषता है, ठीक है ना। तो ये आगे आपका जनरल विल की विशेषता है। तो पहला है कि यह आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, ठीक है ना। तो हम हमारे अंतर आत्मा में, हमारे मन से जो मन की जो आंतरिक इच्छा है ना, उसकी अभिव्यक्ति है ये, ठीक है। यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छा या अच्छी इच्छा है, ठीक है, ये भी ठीक है। ये स्थायी है, यह व्यक्तिगत है, ठीक है ना। तो यह व्यक्तिगत है। तो आप इसमें देखेंगे तो ये जो व्यक्तिगत वाला वर्ड है ना, ये इससे मेल नहीं खाता है, ये मेल नहीं खाता है, ये गलत है। तो इसका 1 2 3 ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन 1 2 3 ये ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये आंतरिक इच्छा है, हमारे अंतरात्मा की या मन की इच्छा कह सकते हैं आप इसे, उसी की अभिव्यक्ति है। ये हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, यह स्थायी है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन। अब इसमें निम्नलिखित से लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये मिस्टर रूसो तो है ही है, रूसो तो हर जगह मिलेंगे ही। लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन नहीं करता है। तो इसमें एक तो मार्सिलिया डी पाडुआ है, मार्सिलिया डी पाडुआ और रूसो, और आप गिल क्राइस्ट का भी नाम इसके अंदर जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। गिल क्राइस्ट जो है वो भी लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन करते हैं। तो याद रखिएगा, लॉक, ये लोक नहीं है, लॉक है, ठीक है ना, ये वाला लॉक है, ये वाला जो अभी हम ये लॉक है, ठीक है ना। तो टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, अब क्या ही कर सकते हैं भैया। उनसे कहो कि भाई देख के करो, लेकिन नहीं करते हैं वो सब। चलिए कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लोक का विश्वास था संप्रभु समस्त कानून का प्रमुख करता है, विद्यमान कानून से बंधा हुआ है, समस्त कानून से ऊपर है, समस्त कानूनों से नीचे है। तो ये सही अलग अलग कोटेशंस हैं। तो लोक का जो संप्रभु है ना, वो क्या हुआ है कि आपका विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, ठीक है ना। क्या हुआ है? विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। ऐसा नहीं है हॉब्स के संप्रभु की तरह ये इसके निरंकुश है, नहीं, ये खुद भी कानून से बंधा हुआ है। अगर ये कानून के हिसाब से काम नहीं करेगा तो पब्लिक क्या कर सकती है? उस संप्रभु को
हटा सकती है, ठीक है ना। तो ये क्या है, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। और यही आपसे पूछता कि हॉब्स का विश्वास था कि संप्रभु तो वो समस्त कानूनों से ऊपर, ठीक है ना, या समस्त कानूनों का प्रमुख करता है। पहले ये वाला ऑप्शन आता, फिर दूसरे में ये वाला आता, लेकिन अभी पूछा है लोक का, तो ये क्या है, ये सीमित संप्रभुता है। और जो सीमित संप्रभु होगा वो कैसे सीमित होगा, कानून से ही तो सीमित होगा, कानून ही तो उसके ऊपर रोक लगाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लॉक के अनुसार संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जा सकता है। क्यों लिया सकता है, विधायकों के बहुमत से, सर्वानुमति से, संपूर्ण समाज से। तो इसका जो ऑप्शन है जो है आपका सर्वानुमति से, लोक जो है लोक के अनुसार सर्वानुमति से संप्रभुता के विरुद्ध विद्रोह का निर्णय लिया जा सकता है। मतलब सब अगर सहमत हो जाएं, सब अपनी अनुमति दे दें तो। रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, ठीक है ना। क्या हुआ है, जिसका सिर कटा हुआ है। तो ये है वाहन, ठीक है ना। ये कौन है, मिस्टर वाहन कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, हॉब्स का लेवियाथन जिसका सिर कटा हुआ है। तो अगर बाई चांस अगर आप भूल जाएं तो याद रखना, ये इतनी बात याद रखना कि वाहन जो होता है, वाहन है ना, वाहन क्या होता है, एक्सीडेंट का कारण होता है, एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। और एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, आपका शरीर कट सकता है, आपका सर भी कट सकता है ना, सर भी कट सकता है, कट सकता है, ठीक है ना। तो आप ऐसी मन में छवि बना लीजिएगा कि भाई अगर वाहन से एक्सीडेंट होगा और एक्सीडेंट हो जाएगा तो सर कट जाएगा, या है ना। तो इसी वजह से क्या करना चाहिए, हेलमेट भी लगा के रखना चाहिए, हेलमेट, है ना, हेलमेट लगा के रखना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गए मिस्टर वाहन। यहाँ से इस तरह से आप कुछ रिलेट करके ना कुछ चीज़ें ईजी कर सकते हैं, ठीक है। 2 4 5 बार जब आप पढ़ेंगे तो वैसे ईजी हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो सिर कटा, ये किससे कटेगा भैया, ये तो वाहन से ही कटेगा। रूसों की लोग रूसो लोग से पूर्णता प्रभावित हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, ये ज़बरदस्ती भी इस तरह की ना ट्रिक बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है। और ट्रिक ऐसी बनाना जो सेट होती हो, वरना वो कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकती है। रूसो लोग से पूर्णता प्रभावित हैं, ठीक है ना। रूसो लोग से पूर्णता प्रभावित हैं। किन विचारों को लेकर लोग आपका रूसो लोग से पूर्ण प्रभावित हैं। तो ऐसे कौन कौन से विचार हैं, तो यह है समूहों की संप्रभुता के सिद्धांत से नहीं, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से, या उपरोक्त में से सभी। तो ये प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को लेके, ठीक है ना। तो इसको लेकर ये आपका सहमत है, ठीक है ना। क्या होता है, रूसो लोग से सहमत हैं। अब कुछ एक और इसके अंदर देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर कम समय है तो बड़ी दिक्कत है, वहाँ पे टाइमिंग भी चल रहा है कि भाई इतने टाइम में आपको ये ख़त्म करना है ना। एक प्रकार से बेसिकली आप लोगों के लिए मैंने बनाया था, लेकिन फिर बाद में मैंने कहा इसकी व्याख्या भी कर दी जाए ताकि आसान रहे, ठीक है। जो लोक है ना, लोक का जो प्राकृतिक मानव है, प्राकृतिक मतलब राज्य या सरकार बनने से पहले वाला मानव, ठीक है, कोई किसी भी समुदाय से बनने वाला मानव, ये कैसा था, ये विवेकी था, ठीक है। और आपका हॉब्स का जो था, हॉब्स का जो मानव था वो था कैसे था, दुराचारी, दुराचारी, लालची, ठीक है, अहंवादी था, झगड़ालू था। और जो रूसो का मानव था ना, वो भोला भाला था, ना तो वो इनकी तरह था ना इनकी तरह था, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स आप याद रखना कि आपको यहाँ से सीधे क्वेश्चंस पूछ लेगा तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी से संबंधित क्या बोलते हैं, जो है आपका चर्चा हुई कि भाई प्राकृतिक अधिकार, ठीक है ना, प्राकृतिक अधिकार। तो इन्होंने जो जीवन स्वतंत्रता संपत्ति, जीवन स्वतंत्रता संपत्ति की चर्चा की है, जो प्राकृतिक अवस्था में थे, ठीक है ना। जब समाज का या सरकार का निर्माण नहीं हुआ था, है ना, तब क्या थे, इसके पास जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति संबंधित इसके पास अधिकार थे। उसी तरह से जो ये रूसो जो है ना, ये भी कहता है कि जब तक संपत्ति नहीं बनी थी, जब तक संपत्ति नहीं थी तब तक आदमी सुखी था, अपना स्वतंत्र था, ठीक है ना। क्या था, तब स्वतंत्र था।
जैसे ही संपत्ति आई, तेरा मेरा चालू हो गया, ठीक है ना, तेरा मेरा चालू हो गया, और वहीं से क्या हो गया कि उसकी स्वतंत्रता समाप्त होती चली गई। तो कुछ इस तरह की चर्चा करता है। तो ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये लोक से प्रभावित है, तो वही इसके अंतर्गत कहा गया है। ठीक है, बहुत डिटेल से समझाऊंगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत को जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के सिद्धांत को कहा जाता है लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत नहीं। ये रूसो, मार्सिलिया डी पाडुआ और गिल क्राइस्ट का संबंध है इससे, ठीक है ना। और वैसे तो आप इसकी अच्छे से व्याख्या किसने की है, तो ये इसी ने की है, आपका रूसो ने। ठीक है, बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, ये लास्की वगैरह हो गए और अन्य विचारक हैं, उनसे संबंधित है ये। एकलवादी सिद्धांत, प्रतिवादी, ये एकलवादी सिद्धांत है, ठीक है ना। क्या कहता है जॉन ऑस्टिन, कहता है एक निश्चित विशिष्ट मानव, एक निश्चित विशिष्ट मानव जो अन्य किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, ठीक है ना, और बाकी सब उसकी आज्ञा पालन की स्वाभाविक उनको आदत है, तो वो आदमी क्या होगा, वो संप्रभु कहलाएगा, और वो समाज क्या कहलाएगा, राजनीतिक समाज कहलाएगा। तो ये कुछ विशेषताएं हैं संप्रभुता की, कुछ विशेषताएं हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। संप्रभुता जो होती है वो निश्चित होती है। पहला क्या होगा, निश्चित होगी। संप्रभुता क्या होगी, वो निश्चित होगी, ठीक है, निश्चित होगी। दूसरी क्या होगी, ये अखंड होगी। तीसरी होगी ये आपकी सब कोई क्या निश्चित होगी, अखंड होगी। और ये क्या होगी, सार्वभौमिक होगी या व्यापक होगी, ठीक है ना, सार्वभौमिक होगी। निश्चित होगी मतलब किसी एक व्यक्ति के पास या किसी एक संगठन के पास ये होगी। ये अखंड होगी मतलब ये टुकड़ों में नहीं हो सकती, ये जहाँ पे होगी एक साथ ही होगी। और ये सार्वभौमिक होगी, ठीक है, और हर कोई इसके पालन के लिए वो होगा, बाध्य होगा, ठीक है ना, मानने के लिए, इसकी मानने के लिए क्या होगा, बाध्य होगा। ऐसा नहीं है कि कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, नहीं, हर किसी को हर कोई इसके आगे बाध्य होगा। तो निश्चित होगा, अखंड होगा, सार्वभौमिक होगा, बाध्यता होगी उसको मानने की। तो ये सारी क्या है, ये आपकी संप्रभुता की विशेषताएं हैं। तो वो कहता है आपका ऑस्टिन, एक निश्चित विशिष्ट मानव जो अन्य के प्रति जवाबदेह ना हो और बाकी सब उसकी आज्ञा का पालन करते हों, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो संप्रभु होगा और वो समाज एक राजनीतिक समुदाय होगा। तो निश्चित विशिष्ट मानव, ठीक है ना, तो एक निश्चित की तरफ इशारा करता है। होप कि आप समझ गए होंगे। निखिल में कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटु आलोचक है, तो ये जो है सर हेनरी मैन जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त इसके आलोचक हैं, आप ये याद रखिएगा। लास्की जो है ये आपका एक प्रकार से बहुलवादी विचारक है, ठीक है। हॉब्स जो है ये आलोचक नहीं है, इन्होंने तो बल्कि निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया था। लॉक जो है, लॉक सीमित संप्रभुता के समर्थक हैं, ठीक है। और ऑस्टिन के ये सब हॉब्स और लॉक ये ऑस्टिन के बाद आए, पहले आए हुए विचारक हैं, है ना। तो जो पहले आया है तो वो कैसे आलोचना करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया, तो ये मिस्टर बोंदा थे, जिन्होंने सबसे पहले आपका इसकी राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता है, राजनीतिक संप्रभुता का संबंध डायसी से, ठीक है ना। अगर आपसे ये राजनीतिक विचारक ना हो, ये राजनीतिक ना होता, सिर्फ संप्रभुता की अवधारणा का पूछता, तो वो बोंदा होते। लेकिन चूंकि यहाँ पे राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो वो डायसी ने किया। आप ये बात याद रखिएगा, कंफ्यूज कर देगा आपको। तो राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन डायसी ने किया है। निम्नलिखित में से किसने कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया है, ठीक है ना, तो ये कौन है, मिस्टर डायसी हैं, ठीक है ना। तो ये कानूनी उपागम के समर्थक हैं, ठीक है ना, कानूनी उपागम के समर्थक हैं डायसी। और इन्होंने ही क्या किया था कि आपका कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था। आप हमेशा इसको याद समझिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। बहुलवादी मतलब बहुलवाद जो होता है वो एकलवाद
की आलोचना करता है और वो कहता है कि समाज में राज्य की तरह और भी कई सारे संगठन हैं और वो भी राज्य की तरह अहमियत रखते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि संप्रभुता के एकलवादी अवधारणा का विरोध करता है कि सत्ता, पावर, ताकत एक जगह होती है, उस अवधारणा का ये विरोध करते हैं। कहते हैं कि समाज में अन्य संगठन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो कौन कौन से हैं? एक मैटलैंड है, ठीक है, क्रैब, दुर्खीम और हीगल। तो हीगल आई थिंक कि हीगल नहीं, हाँ हीगल नहीं है, हीगल किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। सिर्फ ये 1 2 3 ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रख समझिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में तो कौन सा एक लक्षण संप्रभुता का नहीं है? तो मैंने कहा था कि भाई पूर्णता, सार्वभौमिकता, विभाज्यता। तो मतलब आप संप्रभुता का वो नहीं कर सकते। अदेयता का मतलब होता है आप संप्रभुता को किसी को दे नहीं सकते, ठीक है ना। इसमें ये भी ऐड कर लो, अदेयता मतलब इसको दिया नहीं जा सकता, किसी को दिया नहीं जा सकता, ठीक है ना। ये कोई वस्तु नहीं है कि आपने किसी को दे दिया, नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो ये क्या है? अदेयता भी इसका एक विशिष्ट गुण है। और उसके बाद है एक पूर्णता, ठीक है। ये क्या है? पूर्णता। पूर्णता या निश्चितता ये एक ही, लगभग एक ही वही है। पूर्णता मतलब ये जहाँ पे होगी पूर्ण रूप से होगी। ऐसा नहीं होगा कि आधी यहाँ पे है, आधी पावर्स संसद के पास है, ठीक है, 1/4 राष्ट्रपति के पास भी थोड़ी सी पावर है ना, राष्ट्रपति के पास भी 1/4 है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि संसद के पास भी कुछ पावर दे दी गई, ठीक ना, 1/8। नहीं, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे जहाँ पे भी होगी ये पूर्ण होगी, ठीक है, तभी संप्रभुता माना जाएगा। तो निम्नलिखित कौन सी? विभाज्यता नहीं है भाई, विभाज्यता नहीं है, अविभाज्यता होती है। इसको विखंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। क्या होता है? इसका ये अखंड होती है, जहाँ पे होती है अखंड होती है, विभाज्यता इसमें नहीं होती है। तो आप ये बात याद रखिएगा। कौन सा सिद्धांत एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी है? तो ये बहुलवाद जो है ये विरोधी है। ये कहता है कि भाई सिद्धांत सिर्फ एक जगह नहीं हो सकता, ठीक है ना। क्या? संप्रभुता एक जगह नहीं हो सकती। अन्य जो समुदाय हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि राज्य महत्वपूर्ण है। तो आप ये बात अच्छे से समझ के रखिएगा, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाइए, सॉरी, विभाज्यता थोड़ा सा पूर्णता होगी, सार्वभौमिकता भी होगी, अदेयता, यहाँ पे देयता ऑप्शन होना चाहिए था, कुछ इस तरह का इसमें लफड़ा है। विभाज्यता, ये सारे ऑप्शन ही सही हैं भाई, ये सारे ऑप्शन ही सही हैं। ये क्वेश्चन गलत बना है। तो आप ये याद रखिएगा कि अदेयता मतलब किसी को दिया नहीं जा सकता, ये भी ठीक है। विभाज्यता मतलब इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। सार्वभौमिकता मतलब ये हर जगह होगा। पूर्णता मतलब ये जहाँ होगा पूर्ण होगा, पूरा होगा, एब्सोल्यूट होगा, ये नहीं है कि ये टुकड़ों में हो, ठीक है ना। तो इसके सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा लक्षण नहीं है। ये क्वेश्चंस बनाने में यहाँ पे अ हटाना था, ठीक है, देयता थी तो यह भाज्यता थी, ठीक है ना, यहाँ वी हटना था। इन दोनों ऑप्शन में से कुछ होना था, लेकिन ये क्वेश्चन गलत है। तो आप इस चीज़ को समझेगा कि ये विभाज्यता मतलब इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। अदेयता मतलब इसको किसी को दिया नहीं जा सकता। सार्वभौमिकता मतलब ये जो सब पर समान रूप से लागू होगी। पूर्णता मतलब ये जहाँ पे होगी पूरी की पूरी होगी, टुकड़ों में नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुलवादी विश्वास करते हैं कानूनी संप्रभुता में, राजनीतिक संप्रभुता में, नाम मात्र की संप्रभुता में, निरंकुश। तो ये जो होता है नाम मात्र की संप्रभुता, ये कहते हैं कि राज्य को बहुत नाम मात्र के ही काम करने चाहिए। ये राज्य की शक्ति को बहुलवादी, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है कि ये एकत्व विरोधी हैं, बहुलवादी। और ये विश्वास किसमें करते हैं? नाम मात्र की संप्रभुता, मतलब ये चाहते हैं कि राज्य की शक्ति कम से कम रहे, ठीक है ना, पावर कम से कम रहे। अगर राज्य की पावर्स कम रहेगी तो बाकी समुदायों को भी, बाकी जो संगठन है उनको भी बराबर राज्य के समान ही महत्व मिलेगा। अब भाई राज्य, ऐसा नहीं है कि राज्य है तो राज्य नहीं, राज्य के बिना और भी संगठन होते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं, बहुत सारे आपके संघ होते हैं जिनका मानव सदस्य होता है, ठीक है। तो उनका भी उतना ही महत्व होता है, अन्य समाजों का भी। बहुलवादी पक्ष में, किसके पक्ष में? राज्य को समाप्त करने में नहीं, ये राज्य को समाप्त नहीं करना चाहते। राज्य विहीन समाज नहीं, ये भी नहीं चाहते। ये राज्य की शक्ति को कम करना चाहते हैं, क्योंकि जब राज्य की शक्ति बढ़ती है तो उन संगठनों और समुदायों की शक्तियाँ कम हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? राज्य की शक्ति को कम करने के पक्ष में है कि राज्य की शक्ति को कम किया जाए, इतना ज़्यादा पावरफुल ना बना दिया जाए कि जिससे कि हमारा प्रभाव या हम नगण्य हो जाए।
बहुलवादी महत्व देते हैं किसको? ये समूहों और संगठनों को महत्व देते हैं, राज्य को नहीं, सरकार को नहीं, न्यायपालिका को नहीं, ये समूह और संगठनों को महत्व देते हैं। निम्न में से कौन एक बहुलवादी है? ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिस्टर डेविड ईस्टन जो है ये आपका आगत निर्गत मॉडल से संबंधित हैं, ठीक है। और आपका ग्रेबियल आमंड जो है संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम से संबंधित है। अरस्तु तो काफ़ी सारी चीज़ों से संबंधित हैं, कभी डिटेल में करेंगे, लेकिन रॉबर्ट डहल जो है वो एक बहुलवादी विचारक हैं, ठीक है। निम्न में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक था? तो ये शायद ऑटो वान गियर के होंगे, जब उत्तर आएगा तो देखेंगे। ये जो है ये पहले संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रथम समर्थक थे, ऑटो वान गियर, ठीक है। थोड़े से नाम अटपटे हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? ठीक है ना, तो ये बात याद रखना, ये लास्ट में आलोचक है नहीं है, ये बड़ा वो करता है। कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? तो ये है मिस्टर गार्नर हैं, जो ये नहीं है। ये हॉलैंड और डिग्वी, ये क्रैब, ये सब क्या है? वैधानिक या कानूनी उपागम के समर्थक हैं। तो आप थोड़ा सा इस पे, इन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। जितनी संप्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, ये विचार किसका है? तो ये मिस्टर मैकाइवर का विचार है, ठीक। नहीं, जितनी संप्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, ये गैटिल है, मिस्टर गैटिल हैं जो हैं, जो ये कहते हैं कि जितनी संप्रभुताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि राज्य संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए, ये कथन किसका है? तो ये मिस्टर लास्की हैं, ठीक है ना। ये क्या है कि ये कहते हैं कि क्योंकि समाज संघीय हो गया है, ठीक है। क्या हो गया? समाज क्या है? कई सारे संघों से मिलके बना है ना, तो इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए, कि मतलब सत्ता भी बिखरी हुई होनी चाहिए। और ये बहुलवादी विचारक है एक प्रकार से, तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि क्योंकि समाज संघीय है इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए, ऐसा लास्की कहते हैं, है ना। ये क्या है? बहुलवादी हैं, और उनका मानना है कि भाई कोई भी समाज जो होता है वो उसमें कई सारे संघ होते हैं, है ना, और उन संघों से मिलकर समाज बनता है, तो इसलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए, मतलब सत्ता का बिखराव होना चाहिए, सबके पास पावर्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही राज्य को ही आप पावरफुल बना दो। संप्रभुता शब्द लैटिन भाषा के किस से निकला है? तो ये सुप्रेनस से निकला हुआ है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है ना, सुप्रेनस से निकला हुआ है। राजनीतिक विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। तो ये भी, अब ये कौन कहेगा भाई? ये वही कहेगा जो कौन होगा? बहुलवादी होगा। तो ये गिलक्राइस्ट और ऑस्टिन, तो ये तो संप्रभुता का समर्थन करता है ऑस्टिन। गिलक्राइस्ट जो है कानूनी उपागम से संबंधित है। तो बच्चे ये लास्की है, जो ये क्या है? ये एक प्रकार से बहुलवादी समर्थक हैं। निम्नलिखित में से कौन नागरिक संप्रभुता सिद्धांत से संबंधित है ना? तो ये R.H. टोनी है, जॉन डेवी नहीं है, ऑस्टिन जो है एकलवादी सिद्धांत से संबंधित हैं, लॉक जो है सीमित संप्रभुता से, R.H. टोनी जो हैं वो हैं आपके नागरिक संप्रभुता के सिद्धांत से संबंधित हैं। जब संप्रभुता सही हाथों में विद्वान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। तो ये मिस्टर बर्लिन है। कौन है? मिस्टर बर्लिन है। ये नकारात्मक वो हैं आपके नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, ठीक है। इन्होंने ही आपका भेद किया था सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता में। इनकी फेमस कोटेशंस है ना कि अगर कोई व्यक्ति उड़ नहीं पाता है तो इसमें राज्य क्या करे, है ना। अगर कोई व्यक्ति पक्षी की तरह उड़ नहीं सकता है या मछली की तरह तैर नहीं कर सकता, तो ये उसकी कमी है, इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। कथन मध्य युग में संप्रभुता की अवधारणा विकसित नहीं हो सकी। कारण मध्य युग में सामाजिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत और ईसाईपन से ओतप्रोत थी, ठीक है ना। तो क्या है कि मध्य युग में जो था कि संप्रभुता की अवधारणा नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि संप्रभुता तो क्या होती है कि भाई एक निश्चित आदमी के पास होती है ना, और वो निश्चित आदमी जो होता है उसका कहना सब मानते हैं, ठीक है। लेकिन मध्य युग में क्या था कि मध्य युग में तो भाई एक तरफ चर्च भी पावरफुल था, दूसरी तरफ आप यूरोप के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे सामंती व्यवस्था थी, अलग अलग सामंत थे, ठीक है, एक तरफ राजा भी था। तो आप देखोगे कि शक्तियाँ कहीं ना कहीं बटी हुई थी। तो कहाँ से ऐसे में विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत और जहाँ धर्म का भी प्रभाव है, तो वहाँ कैसे भला संप्रभुता
कैसे विकसित हो सकता है ना, तो यही कह रहा है। तो इसी वजह से कारण और कथन दोनों सही हैं, और ये क्या करता है, व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना। और जैसे ही आप देखोगे पुनर्जागरण होता है, और इस ये चर्च मैकियावेली के बाद चर्च के ऊपर वो करता है, ये सवालिया निशान खड़ा करता है, ठीक है, उसकी आलोचना करता है। और ये जो आपका उसी दौरान क्या बोलते हैं, आपका मैकियावेली ही राजा को प्रमुखता देता है ना, उसको ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का प्रयास करता है। तो वहीं से क्या होती है कि आपकी ये संप्रभुता की अवधारणा चालू हो जाती है। तो आप ये बात समझिएगा। किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं, तो ये कौन हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि जो कहने वाले होंगे, है ना। तो ये हैं लिंडसे, ठीक है ना। लिंडसे जो है वो कहते हैं कि संप्रभुता के दिन अब लद चुके हैं, ठीक है ना, दिन, है ना, अब लद चुके हैं। ये मिस्टर लिंडसे हैं। निम्नलिखित में से किसका विचार है कि सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता राज्य का अनिवार्य विशेषता है, ठीक है ना, सार्वजनिक सेवा, ठीक है, ना कि राज्य संप्रभुता का अनिवार्य विशेषता है, ठीक है। तो विशेषता हम राज्य की 4 विशेषताओं की चर्चा करते हैं, जिसमें संप्रभुता सबसे पहले है, फिर निश्चित भूभाग, जनसंख्या, और फिर सरकार, है ना, इनकी हम चर्चा करते हैं। तो लेकिन ये क्या है कि सार्वजनिक सेवा, तो ये लियो दुगवी हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि सार्वजनिक सेवा है राज्य की विशेष की अनिवार्य विशेषता, कि राज्य क्या करता है, उसका काम है सिर्फ सबकी सेवा करना, सार्वजनिक सेवा करना राज्य की अनिवार्य विशेषता है, ना कि संप्रभुता। संप्रभुता जो है कि आदेश देना, कानून निर्माण करना, सबके ऊपर लागू करना, बाध्य करना, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। सार्वजनिक सेवा करना क्या है, इसके अनिवार्य विशेषता है। संप्रभुता नागरिकों तथा प्रजागणों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति जिस पर विधि का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। संप्रभुता की ये परिभाषा जो है ये बोंदा की है, ठीक है ना, सबसे पहले इन्होंने दिया था। और क्या कह रहा है कि अब यहाँ से हम तो समझते हैं कि संप्रभुता नागरिकता प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, मतलब ऐसी शक्ति जो सबसे ऊपर है, टॉप लेवल पे, स्ट्रीम लेवल पे, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ऐसी क्या है, ये सरकार की सर्वोच्च शक्ति है जो नागरिकों के ऊपर, प्रजागणों के ऊपर काम करती है, ठीक है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं, इसके अंदर ये सर्वोच्चता भी जोड़ सकते हैं, ये, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, सर्वोच्चता भी जोड़ सकते हैं, 7वीं विशेषता ये सर्वोच्च होती है, ठीक है, ये अपने राज्य में निश्चित भूभाग में सर्वोच्च होती है, ठीक है, जिस पर विधि का कोई नियंत्रण नहीं है, मतलब उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है संप्रभुता, ठीक है ना। तो इस पर क्या विधियों का भी नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो ये परिभाषा किसने दी थी, ये मिस्टर बोंदा ने दी थी। आप याद रखना कि ये क्या है, सर्वशक्ति, विधियों का कोई नियंत्रण नहीं है। आप इतना याद रखिएगा कि जिस पर विधियों का कोई नियंत्रण नहीं है, तो ये कौन है, बोंदा है। अगर एक अच्छा एग्जामिनर होगा सेट करने वाला, तो वो ऑस्टिन की परिभाषा पूछ सकता है या आपसे बोंदा की परिभाषा पूछ सकता है। अगर उसके बाद फिर अगर उसको क्वेश्चन गलती करवाना है, तो संप्रभुता की कम से कम 100 से ज़्यादा परिभाषाएं हैं, वो कोई सी भी उठा के दे देगा। ऑस्टिन की संप्रभुता के सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व कौन सा है, यह निरंकुश है, यह विभाज्य है, यह निरंकुश नहीं है, व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार है। नहीं भैया, संप्रभुता का विद्रोह नहीं कर सकते, ये निरंकुश, ये विभाज्य भी नहीं है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता, ठीक है, और यह निरंकुश नहीं है, नहीं भैया ये तो निरंकुश होती है। तो ये वाला जो है ना, ये विशेषता है, महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है, ठीक है ना, या महत्वपूर्ण विशेषता में डाल सकते हो। बहुलवादी विश्वास करते हैं कानूनी अधिसत्ता में, राजनीतिक अधिसत्ता में, सांकेतिक अध्यक्षता में, या पूर्ण अध्यक्षता में। तो ये जो है ये आपका सांकेतिक अध्यक्षता, ठीक है ना। सांकेतिक ऐसा कि मतलब नाम मात्र की कह लो, इसको नाम मात्र भी आ सकता है, ठीक है ना। अधिसत्ता, ये अध्यक्षता नहीं, अधिसत्ता है, सांकेतिक अधिसत्ता में इनका विश्वास है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप कीजिएगा। एक बार देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन हमसे गलत हुआ तो नहीं है, है ना। तो ये भी पता होना ज़रूरी है, एक बार देखना पड़ेगा। तो होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा क्वेश्चंस। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो ये लगभग सारे इसमें सारे सही हैं। मैं एक बार वेट कर लेते हैं रिजल्ट आने का।
तो ये एक क्वेश्चन हमारा इसमें गलत हुआ है। वो कौन सा है? वो वही वाला है जो संप्रभुता की उसमें विशेषता से संबंधित होगा। ठीक है, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑप्शन विकल्प सारे गलत थे। ठीक है, बाकी कोई क्वेश्चन इसमें गलत नहीं है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए और इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। ठीक है ना, ये है। ठीक है ना, तो ये था, ये इसके ऑप्शंस गलत थे। ठीक है ना, अधेयता नहीं है। ठीक है, इसके ऑप्शंस गलत थे। ठीक है, इसमें क्या है कि पूर्णता, संप्रभुता पूर्ण होती है, अविभाज्य होती है। ठीक है, ठीक है, और अधेयता मतलब इसको किसी को दिया नहीं जा सकता। ये सारी विशेषताएं हैं, जैसा कि हमने अभी इसमें चर्चा किया है। ठीक है, तो आप सब लोगों को अगर ये क्विज चाहिए होगा तो आप लोग मेरे से ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप कमेंट कीजिए और अपना नंबर लिख के भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दूँगा, या आप लोग मेरे को ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का फटाफट अच्छे से रिवीजन करवा सकूँ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।